नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी सीडीएस 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें आए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की। हिस्ट्री के क्वेश्चंस को ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है। किन किन किताबों से सवाल पूछे गए, सोर्सेज क्या था, डिफिकल्टी लेवल क्या था, इन सब पर बात कर ली है ऑलरेडी। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट करिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने ये भी दिखाया है कि बहुत सारे सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आते हैं ना। अभी हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चन की बात करेंगे। ये सवाल मैंने सेट ए के अकॉर्डिंग लिया है। आप क्वेश्चन नंबर भी देख सकते हैं, अपने क्वेश्चन पेपर से मैच कर सकते हैं। देखिए सवाल में क्या बोला जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट अर्बन सेटलमेंट इन द वर्ल्ड टू रीच अ पॉपुलेशन साइज ऑफ 1 मिलियन। यानी इनमें से कौन सा पहला अर्बन सेटलमेंट था दुनिया का जिसने 1 मिलियन पॉपुलेशन के आंकड़े को टच किया। तो अगर बात करें सवाल के सोर्स की, और इसी तरह से एनसीईआरटी की किताब में आपको चैप्टर 10 जिसका नाम है ह्यूमन सेटलमेंट, वहाँ इसी चैप्टर के पेज 95 में अगर आप देखें तो यहाँ पे बताया गया है हमें अर्बन सेटलमेंट के बारे में। और इसी के अंदर बताया गया है कि किस तरह से अर्बन सेटलमेंट में रैपिड ग्रोथ देखने को मिला, पॉपुलेशन कितनी तेज़ी से बढ़ती गई। और कहा जा रहा है कि जो पहला अर्बन सेटलमेंट था जिसने 1 मिलियन पॉपुलेशन को रीच किया वो था लंदन। अब ये सवाल देखिए पूछा गया है, एनसीईआरटी से है। और इसके अलावा अभी जो ये सीडीएस का मैंने सवाल लिया, इसी तरह से एनडीए में भी एक क्वेश्चन पूछा गया, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं इसी सेम चैप्टर के पेज नंबर 99 की, तो यहाँ पे बताया गया मेगा सिटी के बारे में कि न्यूयॉर्क जो था वो पहला शहर बना दुनिया में जिसने मेगा सिटी के स्टेटस को ऑब्टेन किया 1950 में। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने 12.5 मिलियन पॉपुलेशन को क्रॉस किया। अब देखिए ये सवाल पूछा गया एनडीए में कि कौन सा जो पहला शहर है वो मेगा सिटी का स्टेटस को अटेन किया, तो उसका आंसर था न्यूयॉर्क। और जब मैंने बताया कि 1 मिलियन पॉपुलेशन ग्रोथ को किसने पार किया, तो लंदन। ये दोनों सवाल मैंने साथ के साथ करवा दी क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। हालांकि हम लोग एनडीए की भी क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पे डेफिनेटली मैं इन सवालों को दोबारा कवर करूंगा। नाउ सवाल को देखते हैं दोबारा। इसका आंसर क्या है? फिर हमने देखा कि 1 मिलियन पॉपुलेशन को पार करने वाला पहला शहर बना लंदन, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है। अगला सवाल देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेटिक टाइप्स इज बेस्ट सुटेड टू डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न फ्रिंज ऑफ राजस्थान। ये मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है। कोपेन क्लाइमेट की मैंने वीडियो सीरीज बनाई है, वहाँ पे मैंने बताया है कि किस तरह से आपको याद रखना है, ट्रिक भी बताई है। जैसे अगर मैं बात करूँ वेस्टर्न रीजन की, वेस्टर्न फ्रिंज की राजस्थान की, तो वहाँ पे थार मरुस्थल देखने को मिलता है जो कि गर्म जगह है। तो इसकी मैंने ट्रिक बताई थी, बहुत वार्म है वेस्ट, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं इस निमोनिक के थ्रू। इसका करेक्ट आंसर क्या है? फिर ऑप्शन सी। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि वो आप जरूर देखिए, इससे आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। अक्सर ही कोपेन क्लाइमेट से सवाल आते हैं हर पेपर में। अगला सवाल देखते हैं। फिर देखिए मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है। मैंने सारे के सारे कोपेन क्लाइमेट के जितने भी टाइप्स हैं वो सारे कवर कर दिए हैं। अगला सवाल देखिए, बोला जा रहा है बर्मुडा आइलैंड्स कहाँ पे है? कैरेबियन सी में, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, गल्फ ऑफ मैक्सिको में और मेडिटेरेनियन सी में। तो अगर आपको वर्ल्ड मैप की हल्की नॉलेज होगी तो आप इसे आंसर कर सकते हैं। दोस्तों इस मैप में आप देख सकते हैं बर्मुडा आइलैंड्स को। अटलांटिक ओशन में ये आपको देखने को मिलेगा। यूएसए, कनाडा, मेक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको, कैरेबियन सी, ये जो इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं, इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, वो आपको ध्यान में होने ही चाहिए। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर ही वर्ल्ड मैप के इंपॉर्टेंट लोकेशन से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? फिर ऑप्शन बी, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। देखिए ये सवाल थोड़ा कठिन इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे कैरेबियन सी देखने को मिलता है और बर्मुडा आइलैंड जब आप मैप में देखेंगे तो लगता है कि हाँ पास में ही है, बट इसका करेक्ट आंसर ऑफ कोर्स नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। हमने मैप के माध्यम से भी इसे समझा। ये मैप दोबारा देख लीजिए, जब बात आती है बर्मुडा आइलैंड की तो ये यहाँ पे हमें नॉर्थ अटलांटिक ओशन में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया टू द टोटल जोग्राफिकल एरिया। टोटल जोग्राफिकल एरिया के मुकाबले किसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज फॉरेस्ट एरिया का देखने को मिलेगा? अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, नागालैंड या मिजोरम। तो अगर इसके करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, लक्षद्वीप। देखिए बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन था क्योंकि यहाँ पे दोनों ही बात कर दी गई, स्टेट और यूनियन की। दोस्तों फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट कवर के बीच अंतर होता है, पहले इसे समझ लिए तभी आप इस सवाल को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। फॉरेस्ट एरिया का मतलब होता है कोई भी वैसा एरिया जिसे डेजिग्नेट कर दिया गया हो कि हाँ ये अंडर फॉरेस्ट है, भले ही वहाँ पे ट्री मौजूद हो या ना हो, उसे डेजिग्नेट कर दिया गया है एज अ फॉरेस्ट और प्रोटेक्ट किया जाएगा घर और फार्म बनाने से। लेकिन जब हम बात करते हैं फॉरेस्ट कवर की, तो फॉरेस्ट कवर का अर्थ होता है एक्चुअल एरिया जो कि पेड़ों से घिरा हुआ है और जहाँ पे कैनोपी डेंसिटी एटलीस्ट 10% तो होनी ही चाहिए। यानी आप समझ सकते हैं कि डेफिनेटली फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत फॉरेस्ट कवर आता है। फॉरेस्ट एरिया एक बड़ा टर्म है, इसके अंतर्गत जो चीज़ें हालांकि पेड़ हो या ना हो, बस अगर उसे डेजिग्नेट कर दिया गया है एज अ फॉरेस्ट तो वो फॉरेस्ट एरिया का पार्ट माना जाएगा।
सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टॉप 5 स्टेट या यूनियन टेरिटरी जिसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर परसेंटेज देखने को मिलेगा, ये लेटेस्ट डेटा है ISFR की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग है। लक्षद्वीप में 90% है लगभग, और मिजोरम सेकंड स्थान पे आता है 84.53% के साथ। थर्ड में है अंडमान एंड निकोबार और चौथा है अरुणाचल प्रदेश, उसके आगे है मेघालय। कुछ ऐसे रीजन भी हैं जहाँ पे फॉरेस्ट कवर काफ़ी कम है, 10% से भी कम। आप देख सकते हैं उनमें लद्दाख, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये टॉप 4 हमारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ हैं। अगेन आप यहाँ भी देख सकते हैं कि मिज़ोरम में लगभग 84.53% देखने को मिलता है और लक्षद्वीप में 90.33%। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर फिर हमारा लक्षद्वीप है। अगर हमें सवाल से यूनियन टेरिटरीज़ को हटा दिया जाता, सिर्फ स्टेट के बारे में पूछा जाता, तो डेफिनेटली आंसर मिज़ोरम होता। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है फिर? ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। सो अगेन ह्यूमन ज्योग्राफी की जो बुक है वहाँ से भी बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे अगर आप चैप्टर 1 देखें जिसमें पॉपुलेशन की बात की गई है, उसी चैप्टर के अंदर पेज 7 में बताया गया है कि किस तरह से पॉपुलेशन का ग्रोथ देखने को मिला और इसे फेज़ वाइज डिवाइड कर दिया गया है। जैसे इंडिया में अगर हम बात करें पॉपुलेशन ग्रोथ की, तो फेज़ 1 में हमें जो कि पीरियड होता है 1901 से 1921 का, यानी ये जो 20 सालों का पीरियड है, इसे स्टेगनेंट ग्रोथ का पीरियड माना गया है। यानी स्टेगनेंट ग्रोथ का मतलब ग्रोथ बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि इस पीरियड में जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ही कम देखने को मिली, इवन नेगेटिव ग्रोथ रेट देखी गई। ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के अंदर बहुत बार पूछा गया है। और ध्यान रख लीजिए कि इंडिया में कब, किस डिकेड में नेगेटिव ग्रोथ ईयर देखी गई, तो 1911 से लेकर 1921 तक। क्यों? आप समझ सकते हैं इसके रीज़न को कि उस टाइम पे जैसे बंगाल का विभाजन हुआ, उसके बाद कंडीशन उतनी सही नहीं थी, तो लोग भुखमरी के भी शिकार थे, बहुत ज़्यादा समस्याएं चल रही थी, तो उस टाइम पे नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिली। बोथ द बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट वर कीपिंग द रेट ऑफ इंक्रीज लो, यानी कहने का अर्थ ये है कि बर्थ रेट तो ज़्यादा थी, साथ के साथ डेथ रेट भी थी। बहुत ही ज़्यादा डेथ रेट होने के कारण जो रेट ऑफ इंक्रीज पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम देखी गई। ये सब रीज़न तो आप समझ ही सकते हैं, पुअर हेल्थ कंडीशन, मेडिकल सर्विसेज, इलिटरेसी, ये सारे कारण इन समस्याओं को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जब हम बात करते हैं फेज़ 2 की, तो 1901 से लेकर 1921 तक का हमने 2 दशक देखे। अब 1921 से लेकर 1951 तक ये जो 3 दशक हैं, ये जो 3 डिकेड हैं, इन्हें स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ माना जाता है। यानी यहाँ पे जो जनसंख्या है वो स्टेडी रहेगी, यानी एक समान गति से बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि थोड़ी बहुत कंडीशन सही होना शुरू हो गई थी, हेल्थ इंप्रूव करने लगी थी देश की। पिछले दशकों के मुकाबले देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन भी बेहतर देखी गई। जो यहाँ पे एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट है वो 2.2% से भी ज़्यादा हाई हो गई इस टाइम पे। इन दिस पीरियड आफ्टर द इंडिपेंडेंस दैट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ वर इंट्रोड्यूस्ड थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग प्रोसेस एंड इकोनॉमी स्टार्टेड शोइंग अप एंश्योरिंग द इंप्रूवमेंट ऑफ लिविंग कंडीशन। उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद से चीज़ें थोड़ी सही वे में दिखने को लगी। इसी तरह से फेज़ 4 देखा गया। फेज़ 4 में क्या हुआ, पॉपुलेशन जो है हाई रही, उसके बाद धीरे धीरे हैज स्टार्टेड स्लोइंग डाउन ग्रेजुअली, यानी 1981 से लेकर अभी तक का जो दौर माना जा रहा है वो फेज़ 4 का है। यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बढ़ तो रही है, बट अब धीरे धीरे घटना भी शुरू हो गई है, ग्राफ नीचे भी गिरता जा रहा है। सो यहाँ पे हमने देखा कि 1911 से लेकर 1921 तक स्टेगनेंट ग्रोथ देखने को मिली, बहुत ही ग्रोथ रेट जो है वो रुकी हुई दिख रही थी। बट 1921 से 1951 इन 3 दशकों की बात करें तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो स्टीडी पॉपुलेशन माना जा रहा था, क्योंकि जो यहाँ पे बॉर्न रेट है वो ज़्यादा तो थी, बट उसके साथ मोर्टिलिटी रेट भी बहुत ज़्यादा थी। अगर मैं उसके बाद बात करूँ 1951 से 1981 तक, तो हमने देखा यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने को मिला। और 1981 से लेकर 2011 तक का जो टाइम पीरियड जिसे फेज़ 4 की कैटेगरी में रखा गया है, इसमें पॉपुलेशन रेट तो हाई है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे पॉपुलेशन डिक्लाइन भी करना शुरू हो गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है फिर? ऑप्शन सी, 1921 टू 1951। देखिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये चारों इसलिए मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए क्योंकि इनसे सवाल अक्सर बनते रहते हैं। अगला सवाल देखिए, मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश इज नॉन फॉर, यानी हिमाचल प्रदेश में मणिकरण जो है किस लिए फेमस है? सोलर एनर्जी के लिए, जियोथर्मल एनर्जी के लिए, बायो एनर्जी के लिए या विंड एनर्जी के लिए? तो इस सवाल के सोर्स की बात करते हैं। अगेन यहाँ पे 8th क्लास के NCERT आप देख सकते हैं, जियोथर्मल एनर्जी के बारे में बताया गया है कि जियोथर्मल एनर्जी हॉट स्प्रिंग का एक फॉर्म है जिसे कुकिंग, हीटिंग और बाथिंग के लिए सालों से यूज़ किया जा रहा है। USA वर्ल्ड लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट है, उसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, इस तरह के देशों की बात की गई है। अगर भारत में हम जियोथर्मल प्लांट की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में और लद्दाख के प्यूगा वैली में देखने को मिलता है। सो जैसा कि हमने देखा कि सवाल आसान हो या कठिन हो, लगभग सारे ही सवाल NCERT से ही पूछे जा रहे हैं ज्योग्राफी के अंदर खास करके। तो इसका करेक्ट आंसर फिर क्या है? ऑप्शन बी, जियोथर्मल एनर्जी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोला जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट, यानी इन्वायरमेंट के कौन कौन से फंक्शन देखने को मिलते हैं। सप्लाइंग रिसोर्सेज प्रदान करना, दूसरा लाइफ को सस्टेन करना, तीसरा एस्थेटिक सर्विसेज यानी जो सौंदर्य संबंधित सर्विसेज होते हैं उसे प्रदान करना। हमारे पास ऑप्शन है 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 और 1 एंड 3। ना इस सवाल के सोर्स की तो बात करने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इन्वायरमेंट ये तीनों ही चीज़ें प्रदान करता है। ऑफ कोर्स रिसोर्सेज तो देता ही है, लाइफ को सस्टेन करता है और कहीं ना कहीं सौंदर्य सामग्री भी प्रदान करता है। अगेन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं फंक्शंस ऑफ द एनवायरनमेंट, जो कि एनसीईआरटी के अंदर है। उसमें बोला गया है कि क्या क्या चीज़ें हैं। इट एसिमिलेट्स वेस्ट, इट सस्टेन्स लाइफ बाय प्रोवाइडिंग जेनेटिक एंड बायोडाइवर्सिटी एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज, जैसे कि सीनरी हो गई एटसेट्रा। तो देख रहे हैं आप कहीं ना कहीं सवाल का भी जिस्ट मिल रहा है। वैसे ये सवाल बहुत ही सरल है। सो इसका करेक्ट आंसर हमने देख लिया, ऑप्शन सी 1, 2 एंड 3। अगला क्वेश्चन देखिए, हु अमोंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेटेड द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी। तो ये तो मैंने ऑलरेडी हिस्ट्री की वीडियो में डिस्कस कर लिया है। इसका करेक्ट आंसर क्या है फिर, ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में बाकी के जो क्वेश्चन है, लगभग 18 से 20 सवाल पूछे गए हैं CDS 1 2022 में ज्योग्राफी से, और लगभग सारे ही सवाल NCERT से हैं और कुछ एक दो क्वेश्चन बाहर हैं जैसे GC लोंग से हैं, तो वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो उसे नेक्स्ट पार्ट में रखते हैं। ये इस वीडियो का पार्ट 1 था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो बाकी की वीडियो चेक करना ना भूलें। मैंने बहुत सारे PYQs करवाए हैं और मैंने शो कर दिया है कि लगभग सारे ही सवाल NCERT और बेसिक बुक से ही आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।